हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक और उसमें लेते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन और वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का डिटर्मिनेशन, समझ गए? तत्वों के अपचायक गुण और ऑक्सीकारक गुणों का निर्धारण। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये होते क्या हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट या कोई भी स्पीसीज हो उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का नेचर, मतलब वो कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा या उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होगा। और कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मान लो हैलोजन्स, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, अर्थात ये ऑक्सीडाइजर होते हैं। अब हम आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या कहलाते हैं। तो ऐसी कोई भी स्पीसीज, चाहे वो एलिमेंट हो या आयन हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर हो, अर्थात जो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर हो, उसे बोलते हैं रिड्यूसर या रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए ना? मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज जो है वही क्या है, रिड्यूसर या रिड्यूसिंग एजेंट। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी या प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है, रिड्यूसिंग नेचर। मतलब है कोई भी एलिमेंट जो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, वो कहलाएगा रिड्यूसर। और इस तरह से उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो नेचर है वही क्या है, रिड्यूसिंग नेचर। समझ गए बच्चों? कोई भी परमाणु हो, तत्व हो या आयन हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऑक्सीकारक कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का जो नेचर है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजर प्रॉपर्टी। और कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, कोई भी परमाणु हो, तत्व हो, आयन हो, जो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, दान कर सकता है, वो कहलाता है अपचायक। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन दान करने का गुण कहलाता है रिड्यूसिंग नेचर। तो हमें यही पूरा इसमें पढ़ना है। तो देखो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो या रिड्यूसिंग नेचर हो, इसका डिटर्मिनेशन हम किससे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो एनोड बनता है, और जब एनोड बनता है तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है अर्थात जो कैथोड बनता है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो इसी बेस पर हम पहचान सकते हैं कि कौन रिड्यूसिंग और कौन ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। तो देखो, रिड्यूसिंग नेचर को ध्यान रखना है, जो अपचायक गुण है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ये है कि जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है वो एक रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव है उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें रिड्यूसिंग नेचर होगा। और जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ऑक्सीकारक गुण है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। समझ गए ना बच्चों, कि जितना ज्यादा उसमें पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा वो प्रबल ऑक्सीकारक, और जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, रिड्यूसर। मतलब है सीधा है कि लोअर वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड और हायर वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड, ये ध्यान रखना।
जिसके लिए लोअर वैल्यू है स्टैंडर्ड की उसमें रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा, जिसमें ठीक है हायर वैल्यू की स्टैंडर्ड की है उसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होगा। तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि लिथियम सोडियम से लेके सिल्वर तक चले, तो आप देख रहे हैं कि ये इनके ई स्टैंडर्ड्स जो हैं, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है लिथियम के लिए, सबसे इसमें अगर इसमें देखें तो पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, सिल्वर की। तो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना अच्छा रिड्यूसर। तो इसका मतलब है कि अगर हम रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर देखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर कौन होगा, लिथियम, फिर उससे कम सोडियम, जिंक, और इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो हम ई स्टैंडर्ड की वैल्यू देख के बता सकते हैं। ये देख रहे हैं आप सब पॉजिटिव है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसमें है, फ्लोरीन। इसका मतलब है सबसे जो स्ट्रॉन्ग, समझ गए ना, ऑक्सीडाइजर हुआ वो कौन होगा, फ्लोरीन। और इसमें सबसे वीकेस्ट जो ऑक्सीडाइजर है वो क्या हुआ, आयोडीन, अर्थात ये भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सीधा सा है कि हायर वैल्यू अगर है तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होगा ई स्टैंडर्ड की, और ई स्टैंडर्ड की लोअर वैल्यू है तो उसमें रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजर है और कौन रिड्यूसर है। तो आप इसे नोट कर लें। अब हम आ जाते हैं इसका सेकंड एप्लीकेशन, और वो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, धात्विक और अधात्विक। तो आपको इतना याद रखना है, मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग नेचर, और रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड मींस लोअर वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड। धात्विक गुण अपचायक गुण के समानुपाती, और अपचायक गुण किसके समानुपाती है, माइनस ई स्टैंडर्ड की नेगेटिव वैल्यू। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ही ज्यादा अपचायक, उतना ही ज्यादा धात्विक। और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर में पूछा जाए तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑक्सीडाइजिंग नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर अभी आपने देखा था वो ई स्टैंडर्ड की पॉजिटिव वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझिए बच्चों, अधात्मिक गुण ऑक्सीकारक गुण के समानुपाती है, और ये किसके, हायर वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड। बस अब आपको अगर मान लो इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, तो बस आप किसी भी कितने भी एलिमेंट्स दे रखे हो, आपको कैसी भी स्पीसीज दे रखी हो, अगर आपको उनके ई स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो कब मतलब उनमें कितना मेटालिक कैरेक्टर होगा और तो कितना नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो जैसे लिथियम है, जिंक है, आयरन है, एजी है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, तो इनके मैंने इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बेस पर इनको मैंने अरेंज किया है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल और नॉन मेटल। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड, और जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो मेटल रिएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि उसमें उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा। जितना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, डोनर ज्यादा होगा तो जल्दी रिएक्शन करेगा। तो मेटल्स में तो आपको माइनस ई के बेस पर देखना है, और जो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है या नॉन मेटल्स हैं उनमें प्लस ई के बेस पर देखना है। जितना ज्यादा प्लस ई वो नॉन मेटल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव। जैसे हैलोजेंस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, ठीक इसी तरह से अगर हम कुछ एलिमेंट्स मेटल्स देखें तो उनकी वैल्यूज के बेस पर जो है उनका अगर आप ई स्टैंडर्ड देख लें सीरीज में तो आप पाएंगे कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है तो सबसे कम रिएक्टिव सी है, अगर ये एग्जांपल दे रखे हैं। तो इस तरह से हम उनकी रिएक्टिविटी को बता सकते हैं एप्लीकेशन। तो लिखें अब देखो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स। जो तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का स्थायित्व है वो भी बताया जा सकता है। इसके अलावा मैं बता दूं, चाहे वो ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, हैलाइड हो, कार्बोनेट्स हो, और चाहे नाइट्राइड हो, नाइट्रेट्स हो, किसी भी कंपाउंड का जो मतलब ऊष्मीय स्थायित्व है, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो ई स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर बताई जा सकती है। ये बता दूं कि ई स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी उस कंपाउंड में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आयोनिक नेचर। और आयोनिक नेचर ज़्यादा होगा मतलब उसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उनके ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो या हैलाइड्स हो, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है या पॉजिटिव है तो ऐसे एलिमेंट्स के जो कंपाउंड हैं उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है और वो थर्मली लेस स्टेबल हो जाते हैं। समझ गए ना? तो इतना सा ध्यान रखना है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, समझ गए ना? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड। मतलब है ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड उनका ऊष्मीय स्थायित्व तो आप देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी नेगेटिव वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके चाहे ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, कार्बोनेट्स हो, हैलाइड्स हो, ये ज़्यादा स्टेबल हैं थर्मली। किसके रिस्पेक्ट में? अदर ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक हो चाहे डी ब्लॉक हो चाहे एफ ब्लॉक। इन एलिमेंट्स मतलब एस, ठीक है, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके सारे जो मतलब कंपाउंड्स हैं जो यौगिक हैं बच्चों, वो ऊष्मीय रूप से अन्य जो भी ब्लॉक के तत्व हैं उनके यौगिकों से ज़्यादा स्थायी है। समझ गए ना? आपको ये बात याद रखनी है। अब जैसे मैंने इनके कुछ ऑक्साइड्स लिखे हैं के से लेके और Cl2O तक, तो आप देख रहे हैं कि अगर आप इस तरह से चलें तो सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू मतलब यहाँ पर ई स्टैंडर्ड की निगेटिव वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी इनकी चाहे वो ऑक्साइड हो और चाहे हाइड्रोक्साइड हो, और भी कंपाउंड्स ले सकते हैं, आपको कोई भी कंपाउंड्स दे दें, आपको इतना सा ध्यान रखना है अगर उनकी थर्मल स्टेबिलिटी पूछ ले तो जिसके लिए ई स्टैंडर्ड जितना ज़्यादा निगेटिव वो थर्मली उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, बाकी आपको इतना ध्यान रखना है। तो आप इसे लिख लें। अब देखो अगला है कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, अब आपको ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो पूछा गया हो, मतलब है कि कोई भी आयन है उसमें जो चार्ज लगा है तो वो चार्ज कब ज़्यादा स्टेबल होगा और कम लेस स्टेबल होगा। मतलब है कि किस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है और किस स्टेट में वो कम स्टेबल है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस ई स्टैंडर्ड के। ठीक है, वो भी किसमें? एक्वस मीडियम की बात की गई है, मतलब जलीय माध्यम में जो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है बच्चों। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है? धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो माइनस ई के बेस पे ध्यान रखना है। जितना ज्यादा माइनस वो उतना ही ज्यादा एक्वस मीडियम में स्टेबल होगा। जैसे हम कहें लिथियम 1+ Cu1+ और Ag1+, तो इसका निगेटिव है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एक्वस मीडियम में, जबकि ये उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होंगी। और अगर मान लो नेगेटिव वाली स्टेट का पूछ लिया हो, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था लगाई गई हो, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो वो प्लस ई के बेस पर देखना है। जितना ज्यादा प्लस ई उसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे हैलोजेंस में कहें तो सबसे ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किस में स्टेबल होगी? फ्लोराइड में। तो इस तरह से आप ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं जब उनमें केवल एक ही प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो आप ये लिखें। अब देखो मान लिया जाए कि एक ही आयन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे रखी है, मान लो 2+ है 3+ है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्वस मीडियम में ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इतना ध्यान रखना है ई स्टैंडर्ड अगर कोई कपल इस तरह से दे रखा है आयन और उसके लिए ये पॉजिटिव है तो ये रिएक्टेंट आयन कहलाएगा, ये प्रोडक्ट। हम इस तरह से लिखेंगे, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन जोड़ें या घटाएं और ये बनना है, मतलब इसमें कुछ एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का ये चीज बनती है। और अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा G निगेटिव आएगा। ठीक है, ऐसे में ये प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस, मतलब इससे ये बनना अपने आप पॉसिबल हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये पॉजिटिव है तो ध्यान रखना है प्रोडक्ट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी रिएक्टेंट से। P पॉजिटिव से प्रोडक्ट की स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। मतलब है उत्पाद आयन की ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों अभिकारक आयन की ऑक्सीकरण अवस्था से ज्यादा स्थायी होगी। प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो सीधा सा ध्यान रखना है प्रोडक्ट आयन ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब Mn प्लस जो है M प्लस से Mn प्लस जो है लेस स्टेबल होगा, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे ये लिखा है Mn3 प्लस ऑब्लिक ठीक है Mn2 प्लस, तो इसकी रिएक्शन हम ऐसा लिखेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट आयन है, ये रिएक्टेंट है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1.57 इसका मतलब है इसके लिए डेल्टा G देखो ठीक है। E स्टैंडर्ड तो क्या है पॉजिटिव है, तो डेल्टा G स्टैंडर्ड कैसा आएगा नेगेटिव, मतलब ये स्पॉन्टेनियस चल जाएगी। इसका मतलब है कि Mn2 प्लस Mn3 प्लस से ज्यादा स्टेबल होगा ठीक है। Fe3 और Fe2 में देखिए ये है, तो इसका मतलब Fe2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा Fe3 प्लस से। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर E स्टैंडर्ड एक ही एलिमेंट के दो आयनों के लिए पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट आयन हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले आप इतना लिखें। अब देखो इसी तरह से अगर मान लो इस तरह से एक ही मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो निगेटिव है, तब ऐसे में आपको ध्यान रखना है रिएक्टेंट आयन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी ठीक है। पॉजिटिव होने में प्रोडक्ट याद रखना है और नेगेटिव रहने पर रिएक्टेंट की याद रखना है। जैसे Mn मतलब ये लिखे हैं हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये M N प्लस से M प्लस चेंज हो रहा है, तो ये नेगेटिव है तो डेल्टा G पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि इस तरफ तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इस तरफ स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये ज्यादा स्टेबल है इससे। जैसे Cr3 प्लस Cr2 प्लस लिखा है, ई स्टैंडर्ड है माइनस ये, हम ये रिएक्शन लिखेंगे तो इस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ पर 3 प्लस मोर स्टेबल देन 2 प्लस। तो इस तरह से आप ई स्टैंडर्ड रेडॉक्स कपल का ई स्टैंडर्ड आपको ध्यान से बता देने रख के और उसके बेस पर आपको बता देना है कि एक ही मेटल आयन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो आप इसे नोट करें।